अच्छा, एक चीज़ यहाँ मुझे बताएँ कि जब भी मतलब कि भट्ट बरादरान पे कोई भी मामलात होते हैं, तो ये तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों जो है उनको नामज़द कर देते हैं। तो इस हवाले से मुझे पता लगा है कि बहुत से मामलात में गोगी भट्ट का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आपको मैं तीफी भट्ट की कोई थोड़ी-सी सोच बताऊँ, हुँ, अगर तीफी भट्ट ने कोई काम करना है ना, हुँ। तो वो मशवरा उसने अपने फरिश्तों से भी नहीं करना। अच्छा। वो उसने खामोशी से बस अपने अंदर रखना है और प्लान करके रखना है उसने, हुँ, और वो काम उसने कर गुज़रना है। अब उस काम के बाद नुकसान आपको, मुझे और किसको हो, वो बात की बात है। अच्छा। तो ये गोगी भट्ट वग़ैरह मलक एहसान बड़े दोस्त हुआ करते जी, थे ये इनके, लेकिन आजकल उनके कुछ मामलात जी, ख़राब हैं। जी। तो एफआईआर इनके खिलाफ होती थी। टीपू हुँ। के मर्डर की एफआईआर जो अपना ईवान अदल अटैक जी, हुआ जी। था, वो आबद बॉक्सर के खिलाफ हुआ। तीफी। तीफी के खिलाफ, गोगी के खिलाफ, हुँ, मलक एहसान, हुँ, हुँ। इनके खिलाफ दर्ज हुआ। हालांकि इनका उससे वकूअ से कहते हैं ताल्लुक भी कोई नहीं था। ये इस तरह से इंटेरोगेशन में भी ये सारा कुछ साबित हुआ। टीपू के मर्डर में भी मलक एहसान, गोगी भट्ट जो थे वो बेगुनाह थे, अच्छा, और इंटेरोगेशन के मुताबिक तीफी भट्ट था अकेला मास्टरमाइंड था उसका। अच्छा। जितनी भी इंटेरोगेशन हुई है तफ्तीश, उसके मुताबिक तीफी भट्ट मास्टरमाइंड था उसमें। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि ये क्या हाल ही में भी कोई कोशिश हो रही थी दोनों ख़ानदानों की सुलह करवाने के हवाले से? कुछ लोग कहते हैं कि शायद बलाज के मर्डर से पहले भी कोई कोशिश की जा रही थी कि ये मामला सुलझ जाए। हमजा, ये अपना एहसन शाह के मर्डर से पहले, अच्छा, एहसन शाह, मैं तो मर्डर ही कहूँगा वो, क्योंकि जिस तरह से वो कह उसको रहे हैं मारा वो। गया, वो इनकाउंटर बस ऐसे ही होता है। यहाँ पर इनकाउंटर ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो एहसन शाह के मर्डर से पहले कुछ एक अटेम्प्ट की गई थी सुलह के लिए, मतलब जो बलाज के मर्डर के बाद। बलाज के मर्डर के बाद, बलाज के मर्डर की सुलह के लिए एक अटेम्प्ट की गई थी। उसमें एक कोई कनाडा में एक शख्सियत है, यहीं से एक फरार होके गई हुई है वो हुँ, एक शख्स, उसकी कहते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तीफी से कोई गुफ्तगू हुई थी सुलह के हवाले से। ठीक है। उसने ये भी कहा था कि यार तीफी भट्ट को कि अमीर मौसफ जो कत्ल का मुद्दई है, वो मेरा भाई है छोटा, हुँ, तो बस आगे इस मामले को लेके नहीं चलना, इसको मामले को ख़त्म करना है, सुलह के हवाले से मैं कोई किरदार अदा कर सकता हूँ। ठीक। तो तीफी भट्ट ने उससे कहा था कि भाई बताएं किस तरह सुलह, क्या तरीकाकार है। तो उसने कहा जी 50 करोड़ रुपया कसास के तौर पे आपको देना पड़ेगा। तो तीफी ने कहा, अगली बात उसने ये नहीं कहा काम में ज़्यादा है या हुँ, जो भी है कैसे होगा। उसका तीफी का अगला सवाल उससे ये था कि बलाज की वालदा बयान देगी। उनका जी पैसे आप भेजें, आप एग्री करो, मैं आपकी वीडियो कॉल करवा दूंगा बलाज की वालदा के साथ सुलह के हवाले से। सुलह के हवाले से। ठीक है। लेकिन ये डिमांड जो 50 करोड़ की, ये बलाज फैमिली की तरफ से मैं नहीं समझता कि थी कि क्योंकि ये 50 तो करोड़ कुछ उनके लिए अमाउंट ही नहीं उनके लिए। कुछ भी नहीं है। ये हुँ। अमाउंट उनके लिए, जितना पैसा इनके पास है ना तीफी भट्ट वगैरह के लिए कुछ अमाउंट हाँ, है, ना दोनों उनके लिए पैसों कोई के हवाले अमाउंट से है। तो दोनों। लेकिन इसके पीछे ना कोई मकसद कुछ और होता है, सोच कुछ और होती है। हुँ, ठीक है, दुश्मनदार जो होते हैं ना, वो अगर तो उन्होंने दुश्मनी निभानी है आगे, हुँ। दुश्मनी को लेके चलना है, तो वो उस हवाले से इस किस्म का कड़वा घूंट भी पी लेते हैं अच्छा। कि भाई एक बंदा यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, आप उसका क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस बेबस है, पुलिस नहीं किसी को लेके आ सकती बाहर से। अब जहाँ पर वो है वहां से वो तो अपना हमारे मुल्क के जो है वो क्या कहते हैं उसको, सफ़ारती ताल्लुकात। उसमें भी नहीं है कि जी हुँ। वहां से कोई रेड वारंट लेके वहां ले आया जाए उनको। अच्छा, आमिर भाई प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। इसकी एफआईआर आपने पढ़ी है? हाँ जी, मैंने पढ़ी एफआईआर उसके इसकी। हवाले से आपका क्या तजिया कहता है, आपकी राय? यार उसमें एफआईआर में ना मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वो अमीर फाते को जो उन्होंने नामजद किया है ना, हुँ, वो मेरे लिए बड़ी हैरानगी वाली बात है उसमें। हाँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये उसको क्या मकसद क्या है, मतलब क्या है। अब मेरी अपनी सोच है, सारी जिंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की है, देखते हैं सोचते हैं इसके मतलब कि यार ये क्या हुआ, क्या है, हुँ। किस तरह से हुआ है। हालांकि अगर उसमें नामजद करना था तो अमीर मौसफ को करते जो हाँ, मुकदमे का क्योंकि मुद्दई है। अमीर बलाश के बाद एक तो सरबराह भी वही थे और सरबराह भी उन्हीं का वही नाम है, हर और तरफ वही गर्दिश इसको था। केस को भी मतलब कि लीड वही कर रहा है, मुद्दई मुद्दई वो भी थे वही अमीर है। बलाच के। तो उसके खिलाफ होनी चाहिए थी, होती 109 में, हुँ, उसकी बलाज की वालदा के खिलाफ करवाते हुँ। 109 की एफआईआर, मौसफ इसमें के तो खिलाफ 109 में कराते किसी को भी नहीं 109 रखा। किसी को नहीं है। हुँ, कैसर बट भी, अमीर फाते भी, और जो दो अननाउन डाले हैं वो हुँ, उन्होंने मौके पर ही डाले हुए हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो ये बड़ा ना एक सवालिया निशान है अमीर फाते को नामजद करना। अब अमीर फाते नामजद हो गया,
तो इसके बाद अब जाहिर बात है, अगर उसने केस को फेस करना है, अगर उसने मुल्क से बाहर नहीं जाना, उसको उसके पेरेंट्स वालदा ने उसको मुल्क से बाहर नहीं भिजवाना, उसको उसको केस को फेस करेगा, तो उसको फेस करने के लिए उसको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, बेल करवाने के लिए अपनी तारीखें डलेंगी, तारीखों पर भी जाना पड़ेगा उसको, पुलिस के पास शामिल तफ्तीश भी होना पड़ेगा, उसके लिए वो घर से भी बाहर निकलेगा। तो अब आप खुद समझदार हैं कि जब वो घर से बाहर निकलेगा तो कुछ भी हो सकता है, इसमें खतरा तो है इसके लिए। है। अब एफआईआर दर्ज करवाने वालों की सोच क्या है ये गॉड नोज बेटर, लेकिन हमारी अपनी अकल जहाँ जाके रुकती है इस मामले में, हमें तो यही समझ आता है कि खतरा है इसमें। ये क्योंकि अमीर और ये मौसम का मामला नाम अब रुकने वाला नहीं है, इसमें समझ नहीं आती कि ये मामला किस तरह से थमेगा, और कोई ऐसे लोग भी हमें नजर नहीं आते, कुछ समझ में नहीं आते जो इन दोनों पार्टियों को बिठाकर इनके मामला सुलहजोई की कोशिश करें। लेकिन अब तो सुलहजोई वाली बात ही कोई नहीं ना रही इसमें, तो समझ ही कुछ नहीं आता, समझ से बाहर है ये मामला। क्योंकि मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे अमीर फतेह के हवाले से कोई वीडियो चल रही थी कि वो उस वक्त यानी कि वक़्ए के वक्त उनके घर की कोई फुटेज है कि वो अपने घर में मौजूद थे, लेकिन बहरहाल ये चीजें मैटर नहीं करती। मैंने आपको कहा ना कि किसी को एफआईआर में रखने के लिए मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाए, मेरे सारे शवाहिद आपको मिलेंगे, मेरी मोबाइल लोकेशन आ जाएगी, मेरी 4 गवाहियां आ जाएंगी, जियो फेंसिंग आ जाएगी, पता लग जाएगा कि मेरी मौजूदगी कहाँ है वक़्ए के मुताबिक। तो ये तो 100% उनको यकीन होगा, वो मतलब कि इतने भी बुद्धू नहीं है वो कि वो जो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं वो इसमें एफआईआर जो है एक मतलब घंटे का काम है, वो उसमें से उसका नाम खारिज होना एफआईआर में से, वो इतने बुद्धू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सोच इसके पीछे जरूर शामिल है अमीर फातेह को नामजद करने के लिए। एक चीज आपको मैं बताऊं कि अमीर फातेह तीनों भाइयों में सबसे छोटा है और लाडला भी है, ठीक है। तो मतलब कि अगर किसी को कोई दुश्मन को अपने किसी को कोई अजियत देनी और तकलीफ देनी हो ना, तो वो देखते हैं कि यार इसको सबसे प्यारी चीज़ इसकी क्या है, इसको कहाँ से अजियत मिलेगी ज़्यादा। हाँ, ज़ाहिर बात है कि जब आप दुश्मन का कोई बेहतर तो कोई भी नहीं सोचेगा। इख्तिताम पे ये बता दें कि एहसन शाह का जिस तरह से ज़ेर हिरासत जो भी मामलात हुए, आपने और भी इस तरह के मामलात हम बिहाइंड द कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, ये क्या मामलात होते हैं? यार असल में ना ये हमारा ना प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है ना बड़ी कमज़ोर है। हमारी तरफ पुलिस की तरफ से जो कुछ चालान जमा होते हैं ना अदालतों में, वो मतलब कि इतने लो पूल्स उसमें होते हैं कि मुलजमों को फेवर के बेपनाह मौके होते हैं, उसमें बेपनाह रस्ते होते हैं। लेकिन फिर भी मावरा अदालत तो कोई इंसाफ नहीं होता ना। मावरा अदालत अब से नहीं चला आ रहा, ये तो मैं 30 साल 32 साल हो गया, मैं तो तब से देखता आ रहा हूँ ये मामला सारे ये चले आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता चलूँ एंड में। लेट 90s की बात है, एक छोटी बच्ची को 12-14 साल की उसके साथ रेप होता है और मर्डर हो जाती है चूंग के इलाके में। तो उस दौर में एसएसपी हाजी हबीबुर रहमान हुआ करते थे, आईजी रिटायर्ड हुए या गवर्नर राज लगा था, उस दौर में आईजी थे पंजाब के वो। अब वो इंसिडेंट यार उस दौर में ऐसा था कि मतलब कि दिल हिला दिया उस इंसिडेंट ने ना, मतलब कि जो भी कुछ सुनता था, जिसने भी देखा था वो समझ ना आए। खैर वो रात को हमें याद है एक इंस्पेक्टर हुआ करता था शेख अरशद लतीफ़, उसने उन मुलजिमों को पकड़ लिया। अब रात का टाइम था तो गिनती के उस वक्त ना हमको 8, 10, 12 क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे उस दौर में। अब तो भरमार है ना पूरे लाहौर में, बस अब तो 12-1400 क्राइम रिपोर्टर ले लें आप यहाँ पे। उस टाइम 10-12 क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। तो हाजी हबीबुर रहमान ने ना रात को सब क्राइम रिपोर्टर्स को अपने ऑफिस बुला लिया। तो बुला के ना उन्होंने चाय शाय पिलाई और कहा यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, एमरजेंसी में तुम सबको बुलाया है, वो जो वाक़या बच्ची वाला हुआ वो तुम्हारे साथ डिस्कस करना था। करिए ऐसा बताएं। तो यार ये मुलजम पकड़ लिए हैं, इन्होंने ये जुर्म किया, इकबाल जुर्म भी कर लिया इन्होंने, ये बच्ची के साथ ज्यादती किया, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। तो यार इनका क्या होना चाहिए, आप लोग बताओ। अच्छा हम लोग सब मतलब शक्ल देखते रहे हाई साहब की, क्या हाई साहब क्या कह रहे हैं। खैर सब दोस्तों का ना एक ही मतलब के मुतफ़क़ा फ़ैसला था। उनका हाई साहब आप इनके मतलब जो फ़ैसला करेंगे ना हम सब आपके साथ। उस दौर में अखबारात में खबरें छपती थी, उनका असर भी बहुत होता था। ऐसे ही है क्योंकि ओनली सोर्स ऑफ मीडिया वही था। अब हमने उनका हाई साहब आप इसका जो फैसला करेंगे ना हम सब आपके साथ हैं उसमें। उनका जी ठीक है। रात को उनको मार दिया दोनों को। अब सुबह जो अखबारात छपे थे ना
उसमें सबसे अच्छी एक लीड थी, आई थिंक नए वक्त अखबार की थी। नईम मुस्तफ़ा हमारे जी, सीनियर जी, जी। क्राइम रिपोर्टर हैं, वो नए वक्त में क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे। यार मेरा ख्याल, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, पाकिस्तान में शायद होते थे वो उस टाइम, पाकिस्तान में होते थे। पाकिस्तान की मेन लीड छपी थी उनको, मुझे आज तक याद है उसके वर्डिंग कि पुलिस का तयशुदा मगर जायज मुकाबला। अच्छा। ठीक है, वो मुझे आज तक याद है वर्डिंग उस लीड की। तो ये मामला जो है ना, शुरू से ही बाज लोगों इंसाफ मिलता नहीं है अदालतों से,